आज की कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो जब भी रोती थी उसके परिवार में सोने चांदी की बारिश होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फिर भी परिवार वालों ने ऐसी खास बात को लड़की से 18 साल तक छुपा कर रखा। ऐसा क्यों, ये तो आपको कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की स्टार्टिंग एक बड़े से स्कूल को दिखाते हुए होता है जिसका नाम काइजो स्कूल होता है। शहर के जाने माने जितने भी रईस लोग थे उनके ज्यादातर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। हमारी हीरोइन जिसका नाम गोल्डन फिश होता है उसका भी एडमिशन यहीं पे हुआ था, इसलिए उसकी पूरी फैमिली उसे स्कूल छोड़ने के लिए आई होती है, वो भी एक पुरानी सी टूटी फूटी कार में, जिस वजह से सभी अमीर स्टूडेंट का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन जिन फैमिली का कोई भी पर्सन उन पे ध्यान नहीं देता है बल्कि सभी गोल्डन फिश पे ध्यान दे रहे होते हैं और उसे मन लगाकर पढ़ने के लिए कह रहे होते हैं। तब गोल्डन फिश भी अपने फैमिली वालों से प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पे मन लगाकर पढ़ेगी जिससे उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। इसके बाद वो रोते हुए इन्हें गुड बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर फैमिली वाले रो तो रहे होते हैं लेकिन उसे जाते हुए देखकर वो अचानक से स्माइल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली अब उन्हें गरीब बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो अपने लोगों को आवाज देते हैं। तुरंत यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं जो कि उनके हुलिये को पूरी तरीके से बदल देती हैं और इनके लिए घर वापस आने के लिए इनके लिए रॉयल्स रॉय भी ला देते हैं। ये सब देखकर फैमिली हेड का असिस्टेंट उनसे पूछता है कि बॉस आप कब तक ये सारी चीजें करती रहोगे, आप अपनी बेटी को बता क्यों नहीं देते हो कि आप शहर के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो। इस सुनकर फैमिली हेड फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगते हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि गोल्डन फिश की पैदाइश से पहले जिन फैमिली एक मछुआरों की फैमिली हुआ करती थी और वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे ही इनके फैमिली में गोल्डन फिश का जन्म होता है और वो पैदा होने के बाद पहली बार रोती है, तब इनके घर पे छोटे छोटे फलियों जैसी सोने चांदी की बारिश होने लगती है। पहले तो इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब गोल्डन फिश फिर से रोना स्टार्ट कर देती है तब इनके ऊपर सोने चांदी के साथ पैसों की भी बारिश होने लगती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्ची इनके लिए गुड लक लेकर आई है और इसीलिए ये लोग छोटी बच्ची का नाम गोल्डन फिश रख देते हैं। आगे ये लोग धीरे धीरे गोल्डन फिश की वजह से अपनी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज करने लगते हैं। परिवार वाले अपनी बदलती जिंदगी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अचानक से मॉम को ये सारी चीजें अजीब लगने लगती हैं। वो फैमिली से कहती है कि अगर गोल्डन फिश के बारे में बाहरी लोगों को पता चल जाता है तो वो उनकी बेटी को परेशान कर सकते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर सकते हैं पैसों को पाने के लिए। ये सोचते हुए कि इन सारी चीजों की वजह से इनकी बच्ची के ऊपर कोई खतरा ना आए, ये डिसाइड करते हैं कि ना ही गोल्डन फिश को और ना ही दुनिया को इस राज के बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। धीरे धीरे वो अपने राज को दुनिया से छिपाते हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। फिर फादर अपनी बेटी के लिए 5 बड़ी इमारतें स्कूल को डोनेट कर देते हैं ताकि उनकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही अब पूरी फैमिली डिसाइड भी कर लेती है कि जैसे ही गोल्डन फिश की पढ़ाई कंप्लीट होगी वो लोग उसकी खूबियों के बारे में बता देंगे, क्योंकि इनकी नाटक करने की वजह से गोल्डन फिश को भी ऐसा लगता है कि वो लोग सच में गरीब हैं तो उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान गोल्डन फिश को तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी फैमिली गरीब है, इसलिए वो अपनी फैमिली की मदद करने के लिए डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे मन लगाकर पढ़ाई करेगी ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो। दूसरी तरफ हम उसके फादर को देखते हैं जो कि घर पहुंचने के बाद अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं और इधर स्कूल में हम एक और नए लड़की के बारे में जानते हैं। सभी स्टूडेंट उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लड़का फू फैमिली का यंग मास्टर होता है और इसका नाम फू जिंग यांग होता है। स्कूल की लगभग सभी लड़कियां यंग मास्टर को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि यंग मास्टर के पास लुक्स भी थी, पर्सनालिटी भी थी और पैसे भी थे। लेकिन कभी भी कोई भी लड़की सामने से आकर यंग मास्टर से बात नहीं करती थी, क्योंकि पूरी स्कूल में यह अफवाह फैली थी कि यंग मास्टर पहले से ही बाय फैमिली की डॉटर याओ के साथ रिलेशन में है। ये बात पूरे स्कूल को पता थी, लेकिन जब भी याओ यंग मास्टर के क्लोज आने की कोशिश करती वो पता नहीं क्यों उससे दूर चला जाता। कुछ समय के बाद नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे गोल्डन फिश को एज अ न्यू स्टूडेंट के तौर पे टीचर सभी क्लासमेट से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। यंग मास्टर जिसका ध्यान सिर्फ अपने बुक्स पे होता है वो अचानक से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि गोल्डन फिश जिसका नेचर होता है किसी की भी मदद कर देना, लास्ट टाइम जब वो एक कूड़े वाली लेडी की मदद कर रही होती है तभी यंग मास्टर ने उसे देखा होता है, इसीलिए यंग मास्टर उसे पहचान लेता है। फिर टीचर गोल्डन फिश को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तब कोई भी स्टूडेंट उसे अपने पास बैठने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले उसे उन्होंने बाहर देखा था जहाँ पे वो टूटी फूटी गाड़ी से आई थी, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गरीब गवार लड़की है, इसीलिए कोई भी उसे अपने पास नहीं बैठाता है। धीरे धीरे गोल्डन फिश यंग मास्टर के पास पहुँचती है जहाँ पे दूसरी सीट खाली होती है, इसलिए वो उसे वहाँ पे बैठने के लिए पूछ लेती है। ये सुनकर तो सभी आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि यंग मास्टर को किसी भी लड़की का अपने पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ऐसा करने पे वो उनके साथ दुश्मनी मोल लिया करता था। मतलब कि एक तरीके से वो लड़कियों के साथ रूड तरीके से बात करता था और किसी के भी साथ क्लोज नहीं जाता था, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि शायद यंग मास्टर के साथ ये हरकत करने की वजह से ये लड़की यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। लेकिन सभी ये देखकर बुरी तरीके से चौंक जाते हैं जब यंग मास्टर खुद ही अपनी बगल वाले सीट गोल्डन फिश को दे देता है और उसे स्माइल के साथ अपने पास बैठने के लिए कहता है। फिर वो उसके साथ बातें भी करने लगता है।
इन दोनों को साथ में बातें करते हुए देख याओ को जेलसी होने लगती है। उसकी फ्रेंड भी उससे कहने लगती है कि जब तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हो तो इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे यंग मास्टर के पास बैठने की, इससे तो सबक सिखाना ही चाहिए। याओ कहती है कि छोड़ो जाने दो, वैसे भी वो गरीब गवार है, उसे यंग मास्टर किसी भी हाल में पसंद नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे इस लड़की को सबक सिखाना चाहिए ताकि आइंदा से कोई भी लड़की यंग मास्टर के क्लोज जाने की हिम्मत भी ना करे। फिर जब लंच होता है तब कैफेटेरिया में गोल्डन फिश अपना लंच कर रही होती है। उसे देखते ही याओ अपने फ्रेंड को इशारा करती है ताकि वो लोग जाकर उसे परेशान करें। थोड़ी ही देर में याओ की सभी फ्रेंड गोल्डन फिश को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं। वो उसे गरीब गवार कूड़े वाली कहती हैं और कहती हैं कि क्या तुम ये खाना खा सकती हो, तुम तो कूड़े वाली हो, तुम्हें तो फेंका हुआ खाना ही पसंद आता है ना। ये सुनकर गोल्डन फिश बड़े प्यार से कहती है कि ये भी उसी चीज को खाती है जो ये लोग खाते हैं। ये आंसर इन्हें पसंद नहीं आता है और वो उसे परेशान करने की लगातार कोशिश करने लगते हैं। वो उसे बार बार उकसा रहे होते हैं। ये सब देखकर गोल्डन फिश यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तब याओ इसके प्लेट्स नीचे फेंक देती है और कहती है कि अब अच्छा हुआ, तुम नीचे से उठाकर खा सकती हो। फिर वो उसे धमकी देती है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अपनी जगह देखे और वहीं पे रहे और यंग मास्टर के क्लोज आने की कोशिश ना करे। वो उसे बुरी तरीके से धमकाती है लेकिन गोल्डन फिश उसकी बातों का कोई भी आंसर नहीं देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। याओ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे पीछे से लात मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। और फिर वो अपने दोस्तों से उसे पकड़ने के लिए कहती है और उसके ऊपर सबके सामने हाथ उठाने वाली होती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे यंग मास्टर आता है और याओ को ऐसा करने से रोकता है और गोल्डन फिश का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तुरंत याओ क्यूट बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि हम तो गोल्डन फिश के साथ बस दोस्ती कर रहे थे। वो उसकी बातें तो सुन लेता है लेकिन जब वो डरी सहमी सी गोल्डन फिश को देखता है और टेबल पे पड़ी हुई खाने की चीजों को देखता है वो समझ आता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। वो याओ से कहता है कि क्या सच में ऐसी ही बात थी। अभी याओ के दोस्त भी उसका साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, याओ तो कुछ भी नहीं कर रही थी, हम तो बस उसके साथ दोस्ती कर रहे थे जिसके लिए हम उसे खाने के लिए दे रहे थे और अगर उसे इनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो वो गोल्डन फिश से पूछ सकता है। ये सुनकर वो गोल्डन फिश की तरफ देखने लगता है। अब गोल्डन फिश ज्यादा तमाशा नहीं चाहती थी क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई होती है, इसलिए वो झूठ बोल देती है और कहती है कि सब कुछ सही है। उधर दूसरी तरफ गोल्डन फिश के परिवार में भाई और डैड उसके ही बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके घर पे सोने की फलियों की बारिश फिर से होने लगती है। ये देखकर पिता को ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी पढ़ना चाहती थी और उसने उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया, इसलिए शायद ये खुशी के आंसू होंगे। लेकिन भाई को ऐसा लगता है कि शायद वो घर को मिस कर रही है जिस वजह से वो रो रही होगी, इसलिए वो इस बात को जाने देते हैं। लेकिन मॉम को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ी है। डैड कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस वो हमें मिस कर रही होगी और अगर तुम्हें बात करना है तो तुम बाद में बात कर लेना। उधर दूसरी तरफ यंग मास्टर को याओ के बारे में पता होता है, इसलिए वो उसे वार्न करता है और कहता है कि जैसा तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो मुझे पता है कि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुमने गोल्डन फिश को परेशान किया है तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे परिवार के बीच में दोस्ती है और मैं तुरंत बाई परिवार के साथ किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही कैंसिल कर दूंगा। ऐसी वार्निंग देते हुए वो गोल्डन फिश को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो गोल्डन फिश से कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग मेरी वजह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं स्कूल के प्रोजेक्ट की वजह से कुछ दिनों के लिए दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो रहा हूँ। इन दिनों अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश करेंगे तो तुम मुझे तुरंत इसके बारे में बता देना। गोल्डन फिश हाँ में जवाब देती है। इसके बाद यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए उसके बालों को संवारने लगता है जिससे गोल्डन फिश शाय होने लगती है और तुरंत बहाना बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। अपनी डोरमेट्री आने के बाद वो पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। तभी घर से उसके पास कॉल आ जाता है। कॉल को देखते ही वो इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो इसके बारे में अपने परिवार वालों को पता नहीं लगने देगी। बाद में वो उनसे बातें कर रही होती है। बातें करते टाइम उसकी आंखें भर आती है। उसके मॉम डैड भाई सभी उससे बात कर रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि उसे स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा है ना, उसने खाना तो अच्छी तरीके से खाया ना। खाने की बातें सुनकर उसे कैफेटेरिया की बात याद आने लगती है जहाँ पे आज तो उसने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं खाया था। उस पल को याद करके उसकी आंखें भर आती है और वो रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप के ऊपर काबू रखती है और सबको बताती है कि स्कूल बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे वो अच्छी तरीके से रह रही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तन्मा उसकी भारी आवाज को फील कर रही होती है, इसलिए वो उसे तुरंत कह देती है कि बेटा पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे परिवार के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। तभी डैड तुरंत उनके पास से फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था ना कि उसकी पढ़ाई के बाद हम सब कुछ बता देंगे। फिर गोल्डन फिश ने अपनी दादी की बात सुन तो ली होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद दादी उसे दिलासा देने के लिए झूठ बोल रही है। इसीलिए जब वो आपस से बात करती है तब वो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखती है और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि उसे पढ़ाई करना है और तुरंत वो फोन को कट कर देती है। वो सोचती है कि उसे अब अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तभी अचानक से उसके कमरे में याओ अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। वो लोग कमरे को अंदर से लॉक कर देती हैं और उसके बाद वो उसे परेशान करने लगते हैं। पहले याओ उसे धमकाती है कि अगर तुम मेरे प्यार के पास आने की कोशिश करोगी या फिर उसे मुझे छीनने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ये दिन तो देखना ही पड़ेगा, और वैसे भी इस समय यंग मास्टर स्कूल में नहीं है, आखिर तुम्हें आज कौन बचाएगा। तभी दूसरी दोस्त सामने आती है और उसे बेड पे धक्का दे देती है।
फिर उसे अच्छी तरीके से धमकाने के बाद दोनों दोस्त उसे पकड़ती हैं और याओ एक एक करके उससे कई सारे थप्पड़ मारने लगती है। फिर वो उसके पैरों पे मारती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें सही लेसन सिखाने वाली हूँ। गोल्डन फिश उन्हें कहती है कि उन्हें इस तरीके से इतराना नहीं चाहिए अपने पैसों के ऊपर, क्योंकि पैसे किसी के पास भी हो सकते हैं। इसकी ये बातें सुनकर याओ के दोस्त कहते हैं कि थोड़े से पैसे किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन याओ फैमिली के पास अब वो चीज भी आ चुकी है जिसे अमीर फैमिली वालों की भी चाह होती है, क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ही जल्द शहर के सबसे ज्यादा अमीर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके बाद तो इनकी पावर और भी ज्यादा हो जाएगी और फिर तुम्हारे जैसे लोग तो उनके आस पास भी आना डिजर्व नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि लास्ट टाइम जिस गलती को तुमने किया था उसकी वजह से याओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। ये सुनकर गोल्डन फिश एक ही बार में इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याओ के मन में कुछ और होता है। वो तुरंत अपने पास से मोटी सी स्टिक लेती है और गोल्डन फिश के पैरों पे मारने लगती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे पैर टूटे हुए चाहिए। चोट लगने की वजह से गोल्डन फिश को दर्द होता है, जिसकी वजह से वो जोर से रोने लगती है और दूसरी तरफ तुरंत ही घर के ऊपर सोने की फलियों की बारिश होने लगती है। डैड ये देखकर चिंता करने लगते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है, क्योंकि इस बार जितने भी सोने की फलियां गिर रही थी आज से पहले कभी भी एक साथ इतनी सारी सोने की फलियां नहीं गिरी थी। इसीलिए परिवार वालों को डर होने लगता है कि गोल्डन फिश के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसलिए सभी परिवार वाले रेडी हो जाते हैं तुरंत स्कूल जाने के लिए। बाहर आने पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना था ना, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ कौन गलत कर रहा है। गोल्डन फिश इतना चोट लगने के बाद भी इन सभी को कह रही होती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये लोग डरते नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अब इनके पास इतना पैसा इतना पावर आ चुका है कि इनके सामने अगर गॉड भी आ जाएगा तो भी इनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिर ये तीनों अहंकार में चूज डिसाइड करते हैं कि इन्हें गोल्डन फिश के चेहरे पे दाग दे देना चाहिए, ताकि यंग मास्टर इसकी खूबसूरती की वजह से इसके तरफ अट्रैक्ट ना हो। ये आइडिया याओ को पसंद आता है और वो टेबल पे रखी हुई चाकू को उठा लेती है और गोल्डन फिश की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे गोल्डन फिश पूरी तरीके से डरने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो मानती नहीं है, उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी किसी की आवाज सुनकर वो रुक जाती है। दूसरी तरफ हम पूरी जिन फैमिली को देखते हैं जो कि जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहते थे ताकि वो गोल्डन फिश से मिल सके। लेकिन आधे रास्ते पहुंचने के बाद वो लोग अचानक से अपनी कार को रोक देते हैं, क्योंकि गोल्डन फिश की रोने की वजह से इनकी कार के ऊपर इतने सोने की फलियों की बारिश होती है, जिस वजह से इन्हें कार रोकना पड़ जाता है। ये देखकर उनका डर अब और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो तुरंत गाड़ी को फिर से तेज रफ्तार के साथ चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पे जैसे यन गोल्डन फिश के ऊपर हमला करने वाली होती है, तब यहाँ पे स्कूल के चेयरमैन आ जाते हैं, जिसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और वो तुरंत गोल्डन फिश को बचा लेती हैं। साथ ही वो सभी को डांटते भी हैं कि आखिर वो लोग इतने ज्यादा रूड कैसे हो सकते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए वो चाकू भी उठा सकते हैं। चेयरमैन तो पूरे मूड में होते हैं इन्हें सजा देने के लिए, लेकिन जैसे ही क्लासमेट से उन्हें पता चलता है कि सामने वाली लड़की याओ बाय फैमिली की डॉटर है, तब वो रुक जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि बाय फैमिली बहुत ही जल्द शहर के सबसे ज्यादा अमीर परिवार जिन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिन परिवार ने उनके लिए आज बड़ी बड़ी इमारतें दान की थी। इसीलिए अगर वो याओ को परेशान करते हैं या फिर उसकी गलती के लिए सजा देते हैं तो शायद वो दान हुआ मकान वापस जा सकता है। इसीलिए सच्चाई जानने के बावजूद भी वो गोल्डन फिश को ही गुनाहगार समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी क्लासमेट को परेशान करने की। ये सुनकर याओ को अच्छा लगता है। वो कहती है कि चेयरमैन आपके पास सच में 2 आंखें हैं और आप सही सही देखती हो। इस लड़की ने मुझे सच में परेशान किया है। इसने मुझसे मेरे मंगेतर यंग मास्टर को मुझसे छीनने की कोशिश की और साथ ही चाकू से मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की। अगर मैंने इस चालाक लड़की को सही समय पे नहीं रोका होता तो शायद मुझे इस समय चोट भी लग गई होती। ऐसी बातें सुनकर गोल्डन फिश चीख चीख कर इनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत तो उसके साथ हुआ था, धमकाया उससे किया था और जान से मारने की कोशिश उसके साथ की गई थी। लेकिन चेयरमैन सच्चाई जानने के बाद और गोल्डन फिश की बातें सुनने के बाद भी वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम याओ से माफी मांगो। याओ माफी मांगने से तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मैं कोई भी माफी नहीं मांगने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। तब टीचर उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से उसे मजबूरी में माफी मांगना पड़ता है, जिस वजह से वो रोते हुए माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही जिन परिवार स्कूल पहुंचता है, अचानक से उनके ऊपर फिर से सोने की फलियों की बारिश होने लगती है। देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए स्कूल की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन फिश कहती है कि अगर मेरी गलती होती तो मैं आसानी से माफी मांग लेती, लेकिन इस तरीके से धमकाने की वजह से मैं माफी नहीं मांगने वाली हूँ। इस लड़के ने मुझे मारा, मुझे धमकाया, यहाँ तक कि मेरे पैरों में चोट भी है। ऐसा कहते हुए अपनी चोट को भी दिखाती है। टीचर कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, बस तुम्हें माफी मांगनी होगी। गोल्डन फिश ने तो पहले माफी मांगने के लिए मान गई होती है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और बात कर रहे होते हैं, वो माफी मांगने से मना कर देती है। तब चेयरमैन उससे कहते हैं कि अगर तुम यान के सामने झुकती नहीं हो, उससे माफी नहीं मांगती हो, तो मैं इन सारी चीजों के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ये सुनकर वो तुरंत अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहे थे। वो हमेशा ही मेहनत करते थे, इसलिए उनके बारे में सोचने के लिए वो फिर से माफी मांगने के लिए मान जाती है और फोन को रुकते हुए वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए उसके सामने घुटने टेक देती है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे उसके
फैमिली आ जाते हैं जो कि उसे बचाते हैं, संभालते हैं और उसे कहते हैं कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन फिश जब अपने परिवार को इतने अच्छे कपड़ों में देखती है तब वो उनसे क्वेश्चन करती है, लेकिन इस समय वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और साथ ही सामने खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई हमारी बेटी को इस तरीके से झुकाने की। अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि स्कूल में क्या चल रहा है। पूरी जिन फैमिली यहाँ पे गोल्डन फिश को बचाने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी याओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब जिन फैमिली गोल्डन फिश को पहली बार स्कूल छोड़ने के लिए आए होते हैं उस रूप में याओ ने उन सभी को देखा होता है, जिस वजह से वो कहती है कि ये लोग कूड़े बेचने वाले हैं। आखिर ये हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हैं। चेयरमैन को भी लगता है कि ये लोग छोटे लोग हैं तो इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जब ये लोग मिलकर किंग परिवार की बेइज्जती करते हैं तब गोल्डन फिश इसे सहन नहीं कर पाती है। वह कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मैं चुप थी, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में एक भी गलत वर्ड सुनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरे परिवार के मेंबर्स ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। ये सुनकर चेयरमैन को पक्का हो जाता है कि इनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एक तो आपकी बेटी ने याओ को परेशान किया, उसके साथ गलत करने की कोशिश की, और जब माफी मांगने का समय आया अब आप लोग यहाँ पे आकर अपनी बेटी के गलत में भी उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा होगा कि अब आप लोग भी अपनी बेटी के साथ याओ के सामने झुककर माफी मांग ले, क्योंकि याओ बड़े परिवार से आती है और आप जैसे छोटे लोगों का उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। ये सुनते ही एक एक करके पूरी जिन फैमिली गोल्डन फिश का साथ देने लगती है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनकी गोल्डन फिश किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकती है। साथ ही पिता चेयरमैन को वार्न करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी के साथ भी गलत कर सकती हो, और तुम तो यहाँ के चेयरमैन हो, तुम्हें इन सारी चीजों में साथ देते हुए शर्म नहीं आती है। अब जब लगता है कि पैसों से ही यहाँ पे काम होता है तो चलो मैं एक बड़ी सी सच्चाई से पर्दा हटा देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सभी मिलकर गोल्डन फिश को अपने परिवार के बारे में बताने जा रहे होते हैं, लेकिन पिता जैसे अपने परिवार के बारे में कुछ बताते हैं उनके असिस्टेंट का उनके पास कॉल आ जाता है। असिस्टेंट अपने बॉस को बताता है कि बाई फैमिली के हेड उनसे मिलने के लिए आए हैं ताकि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। ये सुनकर पिता उन्हें वहीं पे कुछ समय तक इंतजार करने के लिए कहते हैं जब तक कि यहाँ के ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तब असिस्टेंट भी बता देता है कि उसके बॉस काम में बिजी हैं तो उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, लेकिन बाई फैमिली तो ये सुनकर खुशी खुशी उनका इंतजार करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिन फैमिली कितनी ज्यादा अमीर फैमिली है और उसके साथ वो अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो अपने शहर का सबसे अमीर इंसान के लिस्ट में शामिल हो सकता है। तभी उनकी नजर वहाँ पे रखे हुए एक फैमिली फोटो में जाती है जहाँ पे पूरी जिन फैमिली होती है, वो भी गरीब हालत में। ये देखकर वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये आपके बॉस की फैमिली है, तब वो कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि आप इस तरीके से उस तस्वीर को ना देखो, नहीं तो बॉस को बुरा लग जाएगा। इसके बाद वो उन्हें बाहर भेज देता है इंतजार करने के लिए। इधर दूसरी तरफ ग्रैंडमा अपने बेटे को डांटती है और कहती है कि तुम हमेशा कंपनी के काम में उलझे रहते हो, जल्दी से फोन को रखो और अपनी बेटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये सुनकर गोल्डन फिश अपने ग्रैंडपा से इसके बारे में पूछती है। अब ये लोग उसे कुछ भी आंसर करे उससे पहले याओ की फ्रेंड कहती है कि क्या इन बदबूदार लोगों के पास भी कोई ग्रुप है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे अमीर बनने का ढोंग कर रहे हैं। याओ कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस फैमिली से आते हैं, ये कितने ज्यादा रिच हैं। याओ कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग किस फैमिली से आते हैं, इनके लिए यही अच्छा होगा कि ये सारे लोग मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांग ले, नहीं तो इनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। ये सुनकर गोल्डन फिश उसके सामने आती है और कहती है कि ये हम दोनों का मामला है, इसमें मेरे पेरेंट्स को बीच में खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम या फिर तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मेरी बातों को मानने से मना कर दे। ऐसा कहते हुए वो गोल्डन फिश को फोर्सफुली अपने सामने झुकाने की कोशिश करने लगती है। तभी उसका भाई उसके सामने आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। साथ ही गोल्डन फिश की मॉम को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याओ के ऊपर हाथ उठा देती है, जिससे याओ पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है, लेकिन फिर भी जिन फैमिली को बिल्कुल भी डर नहीं होता है। तभी याओ की फ्रेंड चेयरमैन से कहती है कि सर आप किसका इंतजार कर रहे हो, आपको पता है ना कि वो बाय फैमिली से है और आप उससे नाराज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर चेयरमैन भी अपने पोजीशन को लेकर डरने लगते हैं और तुरंत गोल्डन फिश को डांटते हुए उसे स्कूल से फायर कर देती हैं और साथ ही उसे और उसकी फैमिली को याओ के सामने झुककर उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं। साथ ही फ्रेंड भी याओ के बारे में बताने लगती है कि वो बाय फैमिली से है, उसके साथ अगर दुश्मनी मोल लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन गोल्डन फिश के डैड इससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि आज मैं भी देख लेता हूँ कि किसके पास इतनी पावर है कि वो मेरी बेटी को मेरे सामने बुली कर सके। लेकिन गोल्डन फिश को उनकी धमकियों से डर लग रहा होता है, इसलिए वो अपने पेरेंट को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो माफी मांग लेगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। साथ ही पिता भी कहते हैं कि अब तो वो खुद ही सामने से सभी चीजों को खुद से हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ का चेयरमैन बिल्कुल भी सही नहीं है। सच्चाई जानने के बाद भी वो उनकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं। लेकिन चेयरमैन को लगता है कि शायद ये ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं, इनके पास उतनी पावर नहीं होगी। चेयरमैन क्या सभी को ही ऐसा लग रहा होता है कि उनके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन वो तुरंत स्कूल के डायरेक्टर जॉन्ग के पास कॉल कर देते हैं। वो इस समय एक बड़ी मीटिंग में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिन फैमिली के हेड के कॉल को देखते हैं वो तुरंत कॉल को रिसीव कर लेते हैं। मिस्टर जिन उनसे बात करते हैं और उन्हें सिर्फ 10 मिनट देते हैं स्कूल में पहुंचने के लिए। ये सुनते ही डायरेक्टर जॉन्ग अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बीच में ही छोड़ देते हैं और उनसे मिलने के लिए स्कूल निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ याओ को लगता है कि ये ऑर्डिनरी पर्सन सिर्फ यहाँ पे ड्रामा कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसके हाथ पे मारती है, जिस वजह से मिस्टर जिन का फोन टूट जाता है। इसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके पास फोन करने का नाटक कर रहे थे, आपने बाई फैमिली के साथ मुसीबत मोल ली है, इसलिए अब मुझे अपने डैड को बुलाना ही होगा, वो खुद ही आप लोगों से आकर निपट लेंगे। ये सुनकर चेयरमैन डरने लगते हैं और फोर्सफुली इन्हें माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग माफी मांगने से मना कर देते हैं। तब याओ की दोस्त कहती है कि पता है कि बाई फैमिली बहुत ही जल्द जिन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है और उसके बाद बाई फैमिली का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। ये सुनने के बावजूद भी पूरी जिन फैमिली कुछ समय तक शांत रहती है और अपने परिवार के बारे में खुलासा नहीं करती है। और तभी याओ भी अपने पेरेंट्स के पास कॉल करने लगती है और सभी उसके कॉल का इंतजार करने लगते हैं। पूरी जिन फैमिली भी याओ के डैड का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि जब वो उससे मिले तब सामने से कॉन्ट्रैक्ट मना कर दे। दूसरी तरफ हम याओ के डैड को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन के असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। बात करते टाइम उन्हें पता चलता है कि इस समय मिस्टर जिन अपनी बेटी से मिलने के लिए स्कूल में गए हैं और जब वो बात कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती है सेम उसी स्कूल में मिस्टर जिन की भी बेटी पढ़ती है। तभी उनके पास याओ कॉल करती है और बताती है कि उसे कोई परेशान कर रहा है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उसे स्कूल मिलने के लिए आने लगते हैं। साथ ही वो असिस्टेंट से कह देते हैं कि वो बाद में आकर मिस्टर जिन से मिल लेंगे क्योंकि वैसे भी वो इस समय यहाँ पे नहीं है। जैसे याओ को पता चलता है कि उसके डैड आने वाले हैं तब ये उन लोगों को और भी ज्यादा धमकी देने लगती है और कहती है कि मेरे डैड जब यहाँ पे आएंगे तब तुम लोगों को माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिन फैमिली तो उसे ये पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर मिस्टर जिन से मिल लिए? वो कहती है कि मुझे नहीं पता है। तब ये लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो लोग तो यहीं पे हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद यहाँ पे याओ के डैड मिस्टर बाई आ भी जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन जैसे वो जिन फैमिली को देखते हैं अचानक से वो शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मिस्टर जिन के ऑफिस में रखी हुई तस्वीर याद आ रही होती है, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं यही तो पूरी जिन फैमिली नहीं है। वो इस बात के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड इन सभी को मछुआरों के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और जिस तरीके से ये स्कूल में फर्स्ट टाइम आए थे उसके बारे में भी ये बात करने लगते हैं, जिस वजह से मिस्टर बाई का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन है। इसीलिए वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाते हैं और चेयरमैन को बातें सुनाते हुए पूरी जिन फैमिली को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, इसलिए अच्छा होगा कि मेरी बेटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। लेकिन ये लोग माफी मांगने से साफ साफ मना कर देते हैं। तब मिस्टर बाई चेयरमैन को गोल्डन फिश को स्कूल से निकालने के लिए कह देते हैं। तब चेयरमैन बिना समय गवाए गोल्डन फिश को स्कूल से निकाल देते हैं। ये देखकर पिता कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी स्कूल से निकल सकती है, लेकिन जो चीज मैंने स्कूल को दिया है मुझे वो वापस चाहिए। मैंने जो 5 बड़ी इमारतें स्कूल को दान की थी वो मुझे वापस चाहिए। ये सुनकर याओ से कहती है कि आप दूसरों की चीजों पे हक कैसे जमा सकते हैं। अब याओ को पता नहीं होता है, इसलिए वो उन्हें सुना रही होती है कि वो किसी और की चीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखकर मिस्टर जिन जैसे अपने आइडेंटिटी का खुलासा करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है, जिसे कुछ स्टूडेंट और अपने दोस्तों से गोल्डन फिश के बारे में पता चला था। वो तुरंत यहाँ पे गोल्डन फिश को बचाने के लिए चला आता है। वो गोल्डन फिश की बहुत ही ज्यादा परवाह कर रहा होता है और गोल्डन फिश की वजह से याओ को डांट भी रहा होता है। ये देखकर गोल्डन फिश के पेरेंट्स को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तब गोल्डन फिश यंग मास्टर को अपने फैमिली से और फैमिली वालों को यंग मास्टर से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर फैमिली वाले जिस तरीके से यंग मास्टर को गोल्डन फिश के लिए वॉरिड होते हुए देखते हैं वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का गोल्डन फिश को पसंद करता है। वो तो इसी समय यंग मास्टर को अपना सन इन लॉ भी मान लेते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग यंग मास्टर को पर्सनली नहीं जानते थे, इसलिए वो सोचते हैं कि वो इस समय अपनी आइडेंटिटी छुपा ले ताकि वो जान सके कि यंग मास्टर कैसा है। और जैसे ये लोग अपने प्यार का कन्फेशन करेंगे वो तुरंत इनकी शादी कर देंगे, इसलिए वो इस बात को इस समय छुपाने का फैसला करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी इस समय सामने नहीं लाएंगे। और फिर वो यंग मास्टर से बातें करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर बाई को बुरा लगने लगता है। वो यंग मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे डैड और हम काफी अच्छे दोस्त हैं, तो तुम मेरी साइड छोड़कर उनकी साइड क्यों ले रहे हो। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि आप और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बेटी के साथ रहूं और इसकी गलत चीजों पे भी पर्दा डाल दूं। आपकी बेटी बहुत ही बुरी लड़की है जो कि हमेशा ही लोगों को परेशान करती है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसे अच्छी चीजें सिखाएं। और फिर वो चेयरमैन को वार्न करने लगता है और कहता है कि अगर वो गोल्डन फिश को बाहर निकालते हैं तो एक बार वो फिर से सोच ले। अब ये सुनकर तो चेयरमैन डरने लगता है क्योंकि एक तरफ बाई फैमिली होती है और दूसरी तरफ फू फैमिली होती है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे किसके साइड होना चाहिए। तभी यहाँ पे डायरेक्टर आ जाते हैं जो आते ही मिस्टर जिन को चेयरमैन कह के बुलाते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं। अब इस समय मिस्टर जिन अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए वो इशारे में वो अपने हाथ को अपने चश्मे पे रखते हैं और उन्हें कुछ इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर उनके इशारे से समझ जाते हैं कि मिस्टर जिन नहीं चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आए, इसीलिए पहले वो चेयरमैन को डांटते हैं और इसके बाद पूरी जिन फैमिली को ऐसा गोल्डन फिश के पेरेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टर को देखने के बाद याओ उन्हें भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस छोटी सी लड़की ने उसे परेशान करने की कोशिश की। याओ के पिता मिस्टर बाई भी अपनी बेटी का ही साथ दे रहे होते हैं और गोल्डन फिश को निकालने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर चेयरमैन से पूछते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है। तब चेयरमैन भी झूठ बोलता है।
और कहता है कि गोल्डन फिश का परिवार तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर हम बाई फैमिली को नाराज करते हैं तो इससे हमें घाटा होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द जिन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब इसकी बातें सुनकर डायरेक्टर अपने मन में ही बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ख, आज लगता है कि इसकी वजह से मेरी ही जॉब चली जाएगी। इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके बगल में खड़ा हुआ सिंपल पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बल्कि शहर के सबसे ज्यादा रिच पर्सन है। तभी गोल्डन फिश आकर अपने सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे उसे बुली किया जा रहा था और उसे इस स्कूल से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पिता उसे समझाते हैं कि उसे अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्टर सबकी बात सुनते हैं और तुरंत उसे निकाल देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि वो गोल्डन फिश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए या उससे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि कभी भी पावरफुल लोगों के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए जब आप पावरफुल ना हो। ये सुनकर डायरेक्टर उसे कहते हैं कि वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी बात कर रहे हैं। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है कि डायरेक्टर उसे निकालने की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर साफ शब्दों में उसे कह देते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की हो, तुमने स्कूल के बहुत सारे रूल तोड़े हैं और साथ ही गोल्डन फिश को भी परेशान करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की है, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। ये देखकर मिस्टर बाई डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर किसी की भी बातें नहीं सुनते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। साथ ही वो याओ के दोनों फ्रेंड से भी कहते हैं कि तुम हमेशा इस लड़की के पीछे घूमती रहती हो और हमेशा ही उसे गलत करने पे उकसाती रहती हो, इसलिए इस बार मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों को भी स्कूल से फायर कर देती है। ये देखकर दोनों लड़कियां उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि वो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आई हैं, उनके डैडी उन्हें बहुत ही ज्यादा पीटेंगे, लेकिन डायरेक्टर उनमें से किसी की भी बातें नहीं सुनते हैं। तब वो सारा का सारा इल्जाम याओ पे डाल देती हैं ताकि डायरेक्टर उसे छोड़ दे, लेकिन डायरेक्टर किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये देखकर मिस्टर बाई डायरेक्टर से कहते हैं कि देखो तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो, अगर तुम मेरी बेटी को स्कूल से बाहर निकालते हो तो मैं मिस्टर जिन से बात करूंगा और उन्होंने तुम्हारे स्कूल जो 5 बड़ी इमारतें दी है उन्हें फिर से वापस ले सकता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर सोचता है कि कितना पागल इंसान है, लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुनता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है कि तुम ये काम कर सको, अगर है तो कॉल कर लो। और फिर वो ऐसा कहते हुए गार्ड को बुलाते हैं और एक एक करके सभी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देखकर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि शायद वो बच गया, लेकिन डायरेक्टर उसके बाद उसकी भी क्लास लेते हैं और कहते हैं कि तुम एक चापलूस इंसान हो, तुमने पैसों के लिए गलत इंसान का साथ दिया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे भी काम से बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ सही तरीके से खत्म हो जाता है। फिर जिन फैमिली पूरे रिलैक्स होकर बैठती है और डायरेक्टर डरते हुए उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि क्या उन्होंने सभी चीजें अच्छी तरीके से हैंडल की। थोड़ी ही दूरी पे यंग मास्टर के साथ गोल्डन फिश होती है जो कि ये सारी चीजें देख रही होती है। जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे होते हैं इन्हें थोड़ा गड़बड़ी महसूस होती है, इसलिए यंग मास्टर गोल्डन फिश से पूछता है कि आज डायरेक्टर तुम्हारे पिता के सामने थोड़े डरे समय से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी उसके डैड तो एक छोटे से मछुआरे हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली मिस्टर जिन से पूछ लेते हैं कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है। ये सुनकर तो पिता घबराने लगते हैं और बहाना सोचने लगते हैं और तुरंत अपने बेटे को सोचने के लिए कहते हैं। और तभी गोल्डन फिश भी इन्हें 5 उन इमारतों के बारे में भी पूछने लगती है। तभी गोल्डन फिश को बताते हैं कि जो जिन फैमिली ने उन 5 इमारतों को स्कूल को दान में दिया है उसे बनाने वाले गोल्डन फिश के डैड के दोस्त हैं और उन्हें डायरेक्टर भी जानते हैं, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। इस तरीके से वो टेढ़ा मेढ़ा झूठ बोलते हैं और इन दोनों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। फिर डायरेक्टर भी यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जब वो निकल रहा होता है तब वो कहता है कि अच्छा हुआ कि आज का काम निपट गया, अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती या फिर गलती हो जाती तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाने वाला था। डायरेक्टर के चले जाने के बाद गोल्डन फिश अपने परिवार से पूछती है कि वो लोग अचानक से स्कूल में कैसे आ गए और उन्होंने उसे कैसे बचा लिया। ये सुनकर वो तो घबराने लगते हैं कि आखिर वो कैसे बहाना बनाए, इससे तो रियलिटी सबके सामने आ जाएगी और सच्चाई उससे पता चल जाएगी। वो लोग कुछ बोल पाए उससे पहले ग्रैंड माउस के सामने आ जाती है और कहती है कि हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। और देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, अगर हम समय पे नहीं आते तो तुम्हें कैसे बचा पाते। देखो आजकल तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो और रोती हो, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक लिमिटेड एडिशन का कार्ड निकालती हैं और उसे दे देती हैं और कहती हैं कि इसमें $50 मिलियन है, तुम्हें कुछ भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो खरीदना है खरीदो, जो खाना है वो खाओ, जो कपड़े खरीदना है वो भी खरीद सकती हो, तुम्हें जो भी मन करे तुम इस पैसों का यूज कर सकती हो। ऐसा कहते हुए वो अपनी पोती को एक प्रॉब्लम से दूर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन 50 मिलियन का नाम सुनकर तो गोल्डन फिश बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और ग्रैंडमा से पूछती है कि उनके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं कि इतने पैसे, ये तो बस थोड़े से पैसे हैं, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनते ही मॉम ग्रैंडमा के मुंह को ढक देती हैं और उन्हें कुछ भी बोलने से या फिर कुछ भी सामने लाने से रोकने की कोशिश करने लगती हैं और अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए कहती हैं आजकल तुम्हारी ग्रैंडमा चाइनीज ड्रामा और मिनी चाइनीज ड्रामा बहुत ही ज्यादा देखती हैं, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी सी कंपनी की CEO हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। बाकी परिवार वाले भी मॉम के इस झूठ में उनका साथ देने लगते हैं और डैड बताते हैं कि मॉम की तबीयत की ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं रही है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरीके से वो इस सच्चाई पे पर्दा डाल देते हैं और गोल्डन फिश को अपने परिवार पे शक भी नहीं होता है। लेकिन जो यंग मास्टर होता है वो उस लिमिटेड एडिशन कार्ड को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन कार्ड है। इस बार भाई बहाना बनाता है और बताता है कि ग्रैंडमा ने तो इसे कैजुअली शॉप से खरीद लिया था, क्योंकि ये सुंदर दिखाई दे रहा था और बिल्कुल असली की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। लेकिन ये कोई असली कार्ड नहीं है, ये तो नकली कार्ड है।
जिस तरीके से ये सभी के सभी झूठ बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर को भी इनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। इसके बाद वो गोल्डन फिश से उनके परिवार को डिनर के लिए पूछता है, क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पे आए हैं तो वो भूखे होंगे। ये सुनकर तुरंत ये लोग खाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि खाने का मौका इनके लिए एक बेस्ट मौका था यंग मास्टर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए, इसलिए ये खाने के लिए तुरंत मान जाते हैं और बाकियों को भी इसके बारे में बता देती हैं और साथ ही यंग मास्टर से पूछते हैं कि वो किस होटल में खाना खाने वाले हैं। तब यंग मास्टर लिन होटल का नाम लेता है, जो कि ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिन होटल वही होता है जिसे लास्ट टाइम भाई ने उसमें इन्वेस्ट किया था, जिस वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग उसे पहचानते होंगे। अब ये लोग डायरेक्टली उसे लिन होटल में जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से ये आपस में फिर से डिसाइड करते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचेंगे वो तुरंत ही वहाँ के जानने वाले लोगों को ये बात समझा देंगे कि उनके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। फिर सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये लोग उसके साथ खाने के लिए जाने के लिए मान जाते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम याओ और उसके डैड मिस्टर बाई को देखते हैं, जो कि वहाँ से आने के बाद अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि इतने अमीर होने के बावजूद भी वो लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन से हार गए। उन्हें इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा होता है, जिस वजह से वो गोल्डन फिश और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए यंग मास्टर से शादी करने का फैसला करते हैं। मिस्टर बाई कहते हैं कि पहले तो मैंने सोच रखा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं तुम्हारी शादी यंग मास्टर से करा दूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कई सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, इसलिए हमें डायरेक्टली यंग मास्टर के डैड से मिल लेना चाहिए। ऐसा सोचते हुए याओ और उसके डैड दोनों ही यंग मास्टर के डैड मिस्टर फू से मिलने के लिए जाते हैं और एक एक करके सारी बातें उनसे बता देते हैं और अपने पास से भी कुछ बातें ऐड कर देती हैं, ताकि वो लोग मिस्टर फू का दिल जीत सके। लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद मिस्टर फू को इनके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ये अपने आप से ये सारी बातें बना तो नहीं रहे, इसलिए वो पहले कुछ भी कहने से पहले अपने बेटे से बात करना चाहते थे, जिस वजह से वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते हैं और इनकी सभी बातों को वो कैजुअली में लेते हैं, जिस वजह से मिस्टर बाई और उनकी बेटी दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। मिस्टर बाई उससे कहते हैं कि तुम याद रखना, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन जिन फैमिली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है ना कि तुम्हारे साथ, अगर उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इससे पहले तुम अपनी बेटी से मेरी बेटी की शादी नहीं करती हो तो हमारी दोस्ती भूल जाना। ऐसे कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से निकल आते हैं। तब मिस्टर फू उन्हें रोकने का नाटक करते हैं, लेकिन वो दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्त की बेटी के साथ उनके बेटे की शादी हो, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ और सोच रखा होता है। इधर याओ और मिस्टर बाई जब वहाँ से बाहर आते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मिस्टर फू से भी उन्हें मदद नहीं मिली, जिस वजह से अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो जिन फैमिली से मिले और उनसे मिलने के बाद अपने आप को ऐसी ऊंचाइयों पे लेकर चले जाएं जिसके बाद उनका कोई भी मुकाबला ना कर सके। उधर दूसरी तरफ पूरी जिन फैमिली लिन होटल पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचते ही जैसे ही सभी वर्कर की नजर गोल्डन फिश के भाई पे जाती है, सभी उसके सामने झुक जाते हैं और सीओ कहते हुए उनका वेलकम करते हैं। ये सुनकर गोल्डन फिश हैरानी नजरों से अपने भाई से पूछती है कि वो लोग उसे ऐसा क्यों बुला रहे हैं। अब भाई को तो इतना मौका नहीं मिला था कि वो यहाँ के लोगों को अपने आप को सीओ कहने से मना कर सके, इसलिए वो बहाना करता है और कहता है कि ये लोग तो बस उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ये सुनकर गोल्डन फिश कहती है कि अब आप लोगों को और भी ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, तो आप सभी मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये सुनकर वो ऊपर से उससे सच्चाई बताने लगते हैं और बताते हैं कि ये सभी डैड की गलती है, जिस वजह से उन्होंने उससे सच्चाई छुपाई। फिर वो जैसे ही अपनी रईसी के बारे में उससे बताने वाले होते हैं, गोल्डन फिश सामने से कहती है कि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, इसीलिए ये लोग उसे पहचानते हैं। ये सुनते ही इन्हें तुरंत एक दूसरा मौका मिल जाता है। वो गोल्डन फिश के इस भ्रम को तोड़ते नहीं हैं और जो भाई होता है वो लॉबी मैनेजर को इशारों में उसके झूठ को सपोर्ट करने के लिए कहता है और लॉबी मैनेजर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो भाई को यहाँ के गार्ड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिस वजह से गोल्डन फिश उसके झूठ में भी उसका साथ देती है और फिर सभी साथ में बैठ के खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जिन के पास उनका असिस्टेंट कॉल करता है और बताता है कि मिस्टर बाई उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये बात तुम्हें उससे बता दो और साथ ही हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देना। आखिर उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने से उसके साथ क्या होगा। ऐसा कहते हुए वो चले जाते हैं और फिर असिस्टेंट मिस्टर बाई से कह देता है कि उसके बॉस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं और बाद में वो बॉडीगार्ड से उन्हें अपनी कंपनी से बाहर निकलवा देता है। बाहर आने के बाद मिस्टर बाई समझ नहीं पा रहे होते हैं कि उनसे गलती कहाँ हो गई, जिस वजह से मिस्टर जिन ने अचानक से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसलिए वो तुरंत अपने किसी खास दोस्त के पास कॉल करते हैं और इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। तब उनका दोस्त डायरेक्टली उन्हें ये नहीं बताता है, बल्कि उनसे ये कहता है कि क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी को नाराज कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही उन्हें डायरेक्टर और गोल्डन फिश का परिवार याद आता है, इसलिए वो एक पल के लिए सोचते हैं कि क्या वही जिन परिवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी बेटी उनसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गरीब मछुआरे थे। ये सुनकर मिस्टर बाई अपने दोस्त से दोबारा बात करते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है और उन्होंने किसी को नाराज भी नहीं किया है।
तो क्या इतने सालों की दोस्ती के लिए वो पता लगा सकते हैं कि इस समय चेयरमैन जिन कहाँ पे है? तब उनका दोस्त उन्हें एक मौका देता है और कहता है कि ठीक है, हमारी दोस्ती के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि चेयरमैन तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे। अपने दोस्त से बात करने के बाद मिस्टर बाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें एक मौका मिल गया है फिर से अपनी ऊंचाई उड़ने का। इधर दूसरी तरफ ये सभी अपने खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन के पास उनके एक पुराने दोस्त का कॉल आता है जिनका सरनेम भी फू होता है। वो मिस्टर जिन से बात करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो उनकी सिटी में आए हैं तब वो उनके साथ डिनर करने की बात करते हैं। तब मिस्टर जिन भी मना नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब दूसरे पर्सन की आवाज सुनकर यंग मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर जिन उसके डैड से बात कर रहे हैं। इसलिए जब मिस्टर जिन अपने कॉल को रखते हैं तब यंग मास्टर डायरेक्टली उनसे पूछ लेता है कि वो किससे बात कर रहे थे और क्या वो उनके दोस्त का पूरा नाम जान सकता है। तब मिस्टर जिन अपने दोस्त का नाम बताते हैं जो कि यंग मास्टर के डैड का ही नाम होता है। वो कुछ आगे क्या है इससे पहले गोल्डन फिश अपने डैड से पूछती है कि उसके डैड तो इस शहर में पहली बार आए हैं तो आखिर यहाँ के दोस्त उनके कैसे हो सकते हैं। तब तुरंत ही उसके डैड झूठ बोलने लगते हैं और कहते हैं कि जब वो मछली पकड़ने के लिए एक आइलैंड पे गए थे तभी वो मिस्टर फू से मिले थे और तभी उनकी दोस्ती हो गई। ये सुनकर यंग मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसके डैड तो कभी भी किसी भी आइलैंड पे नहीं गए थे। अब जैसे तैसे इनका राज हाइड हो जाता है। कुछ समय के बाद ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सभी परिवार वाले गोल्डन फिश को बाय करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो यंग मास्टर के साथ उससे जाते हुए देखते हैं, उसका ख्याल रखते हुए देखते हैं, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ से बाहर आने के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से गोल्डन फिश अपने भाई को देख लेती है, वो भी एक्सपेंसिव कार में जो कि अपने फैमिली को रिसीव करने के लिए आया होता है। वो उसे रुकती या फिर आगे कुछ करती तभी एक कार से उसकी टक्कर होने वाली होती है जो कि यंग मास्टर देख लेता है और सही समय पे उसे बचा लेता है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और साथ में डिनर करने की बात करते हैं। पहले तो यंग मास्टर डायरेक्टली मना कर देता है लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि वो अपने खास दोस्त से मिल रहे हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनके दोस्त की बेटी से शादी कर ले ताकि बाकी लड़कियां उसे परेशान न करे। ये सुनकर यंग मास्टर जाने के लिए मान जाता है लेकिन उसे पता होता है कि अगर वो जल्द से जल्द अपने प्यार का इजहार नहीं करता है तो इसे उसके डैड उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए सोचता है कि वो अपने डैड से गोल्डन फिश को इंट्रोड्यूस करा दे और वो भी आज ही शाम। इसके बाद वो गोल्डन फिश से इसके बारे में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाना चाहता हूँ। अब यंग मास्टर ने उसे सामने से कन्फेस नहीं किया होता है कि वो उसे प्यार करता है, इसलिए वो जाने से हिचकिचाती है। तब वो उसे कहता है कि उसे इस तरीके की पार्टी पसंद नहीं है और वो अपने डैड के साथ ऐसे खाना खाकर बोर हो जाएगा, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तब गोल्डन फिश भी मना नहीं कर पाती है क्योंकि कुछ समय पहले उसने उसकी फैमिली को अच्छा खाना खिलाया था, इसलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर यंग मास्टर उसे अपने साथ शॉपिंग पे लेकर जाता है ताकि उसके डैड के सामने इसका इंप्रेशन अच्छा हो। फिर जैसे ही गोल्डन फिश एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है तब यंग मास्टर तो उसे देखता ही रह जाता है और फिर वो उसे प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देता है। यहाँ की जो वर्कर होती है वो इन दोनों को साथ में देखकर तो इन्हें कपल समझ लेती है और प्यारा सा कमेंट इन्हें पास कर देती है जिससे दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद यंग मास्टर उस ड्रेस को उसके लिए बाय कर लेता है। उधर दूसरी तरफ हम होटल में मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से पहले ही होटल में पहुंच जाते हैं और कमरे में अपने दोस्त का इंतजार करने लगते हैं। तभी कमरे के बाहर हम याओ और उसके डैड को देखते हैं जिन्हें कहीं से पता चल गया होता है कि आज इस कमरे में मिस्टर जिन अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वो लोग समय से पहले ही आ जाते हैं ताकि वो उनके साथ वापस एक कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन जैसे वो कमरे में दाखिल होते हैं और मिस्टर जिन को देखते हैं ऐसा गोल्डन फिश के डैड के तौर पे, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके बारे में रॉन्ग वर्ड भी यूज करते हैं। उन सभी की बातें सुनकर मिस्टर जिन उनके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर देते हैं और कहते हैं कि वो असल में मिस्टर जिन हैं जो कि शहर का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी ये लोग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तब मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि बिना उनकी परमिशन के ये लोग उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। ये देखकर जो याओ होती है वो गुस्से में मिस्टर जिन के ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि हमारे पास इतनी पावर है कि तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को बर्बाद कर सके। थप्पड़ लगने की वजह से मिस्टर जिन यहाँ पे गुस्से में बैठ जाते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरीके से इनसे बदला लेने वाले थे, इसलिए वो शांति से बैठ जाते हैं ताकि वो देख सकते कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। एक ही बात एक एक करके ये लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा रहे होते हैं और लास्ट में तो मिस्टर बाई प्लेट से ही मिस्टर जिन के ऊपर प्लेट से हमला करने वाले होते हैं। लेकिन समय से पहले यहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं और सभी को ऐसा करने से रोकते हैं। मिस्टर फू को देखते ही डॉटर एंड फादर दोनों ही मिस्टर फू के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो इस रूम को खाली कर रहे हैं ताकि यहाँ पे सबसे अमीर इंसान आकर बैठ सके। साथ ही वो मिस्टर जिन को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये एक बहरूपिया है जो कि मिस्टर जिन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तब मिस्टर फू दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को पता है कि ये पर्सन कौन है। काफी समय से इसी पर्सन से मिलने के लिए तुम लोग रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे और जब असल में मिस्टर जिन तुम लोगों के सामने है तो तुम लोग उन्हें इंसल्ट कर रहे हो। यही है हमारे शहर के सबसे ज्यादा रिच पर्सन मिस्टर जिन। ये सुनकर तो पिता सदमे में चले जाते हैं और अपनी गलतियों को याद करने लगते हैं। लेकिन याओ को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। तब मिस्टर फू बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो मिस्टर जिन है, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो कौन है। जैसे इन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है वो तुरंत उसके पास आते हैं और मिस्टर जिन से सॉरी बोलने लगते हैं। लेकिन मिस्टर जिन अपने अपमान, अपने फैमिली के अपमान और थप्पड़ की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं।
किसी को भी माफ करने से साफ साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो अपने दोस्त को भी फटकार लगाते हैं कि वो आखिर ऐसे लोगों के साथ काम कैसे कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर गु अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए तुरंत अपनी बेटी पे हाथ उठा देते हैं ताकि वो सभी चीजें सेटल कर सके। इसके बाद वो मिस्टर सिन के सामने घुटने टेक देते हैं और अपनी बेटी को भी घुटने टेकने के लिए कहते हैं। दोनों हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगने लगते हैं। याओ भी उनसे माफी मांग रही होती है, लेकिन मिस्टर जिन कहते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। ये दोनों बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि इन्हें माफी दी जाए या फिर इन्हें दूसरा चांस मिले। इसे कहते हुए उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी कंपनी को या फिर तुम्हारे किसी भी चीज को दिवालिया होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सुनकर तो वो लोग सदमे में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यंग मास्टर गोल्डन फिश के साथ होटल पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे गार्ड आता है और यंग मास्टर को बताता है कि उन्होंने कार गलत जगह पे पार्क कर दिया है, जिस वजह से उन्हें अपनी कार दूसरी जगह पार्क करनी होगी। ये सुनकर यंग मास्टर उसके डैड जिस कमरे में है वो नंबर बता देता है और चला जाता है। फिर गोल्डन फिश अकेले ही उस कमरे में जाने लगती है। उधर दूसरी तरफ कमरे में गार्ड आ जाते हैं और दोनों को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे गोल्डन फिश आ जाती है, वो भी उस कमरे में जहाँ पे वो अपने दोस्त के डैड से मिलने के लिए आई थी। वहाँ पे अचानक से इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो कई सारी चीजें एक साथ सोचने लगती है कि यहाँ पे उसके डैड क्या कर रहे हैं, आखिर उसकी क्लासमेट यहाँ पे क्या कर रही है और बॉडीगार्ड ने उसे क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन वो कुछ भी पूछ पाए उससे पहले जो गार्ड होते हैं वो तुरंत इन दोनों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर जब वो आगे बढ़कर मिस्टर फू से पूछती है कि क्या वो यंग मास्टर के डैड हैं, तब तुरंत उसके पिता उन्हें अपने दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर वो थोड़ी देर बातें करते हैं जहाँ पे मिस्टर फू को गोल्डन फिश उन्हें पसंद आ जाती है, इसलिए वो बहाने से तस्वीरें ले लेते हैं ताकि वो अपनी बेटी को इसे दिखा सके। पिक्चर्स लेने के बाद सभी बैठ जाते हैं और खाने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़े ही देर के अंदर यहाँ पे कई सारे महंगे डिश को लाया जाता है। इनमें से कई सारी डिश ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए अदर कंट्री से चीजें मंगाई जाती हैं। लेकिन जब एक एक करके गोल्डन फिश सभी डिश को देखती है वो ये देखकर दंग रह जाती है कि वो सभी चीजें बहुत ही पहले अपने घर पे खा चुकी होती है। वो उन सभी चीजों के बारे में याद करती है जहाँ पे उसके पेरेंट इन सभी महंगी चीजों को उसे खिलाया करते थे और जिनसे के बारे में ये कहते थे कि ये माउंटेन से मिला है, इसलिए वो बड़े शौक से खाती थी। लेकिन यहाँ पे जब वो सेम डिश को देखती है वो अपने डैड से इसके बारे में बात करती है और कहती है कि लगता है कि यहाँ का मालिक माउंटेन से जिनसिन लेता है और इसे बताता है कि वो आउट ऑफ कंट्री है। ऐसे वो बातें करने लगती है अपने डैड के साथ। डैड भी उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं होने देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसने तो ये सारी चीजें घर पे खाई है, अगर वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो इससे उनका राज बाहर आ सकता है। इस तरीके से बातें करने से भाई को भी लगातार छींकें आने लगती है क्योंकि बहन उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि उन्होंने कुछ ही दिन के अंदर होटल से 2 बिलियन तक पैसे कमा लिए हैं। इधर ये लोग खाना स्टार्ट करने की बात करते हैं। तभी मिस्टर फू से कहते हैं कि थोड़ी देर और इंतजार कर लो क्योंकि मेरा बेटा भी जल्द आता होगा। ऐसे कहते हुए अपने बेटी को फोन करने लगते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तभी गोल्डन फिश का फोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन फोन टूट जाने से उसे यंग मास्टर के कॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर जैसे अपने डैड के बताए गए कमरे के अंदर एंटर होने वाला होता है तभी यहाँ पे अंदर से उसके डैड बाहर आ जाते हैं जो कि उसे कमरे के अंदर इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे उनके दोस्त की बेटी कब की आ चुकी है। वो दोनों के मिलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन यंग मास्टर अपने डैड से साफ साफ कह देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो किसी रिच पर्सन की बेटी से शादी नहीं करने वाला है। डैड उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यंग मास्टर अपने डैड की एक भी बात नहीं सुनता है। तब उसके डैड ग्रुप वाली फोटो उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोटो दिखने से मना कर देता है और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसके डैड उसे रुकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता है। दूसरी तरफ गोल्डन फिश का फोन टूट जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके बर्थडे पे उसके डैड ने उसे ये फोन दिया था और उसे बताया था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस फोन को उसके लिए खरीदा है, जिस वजह से वो रोती है और अपने आप को दोषी ठहराती है कि उसे पैसों की कदर नहीं है। तब उसके डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरा फोन उसे दिला देंगे। तब यहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं, वो खाना खाते हैं और फिर दोनों दोस्त बात करने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं और तभी गोल्डन फिश को यंग मास्टर की याद आती है। वो तुरंत होटल से बाहर निकलती है जहाँ पे वो देखती है कि यंग मास्टर तो गार्ड से उसके बारे में पूछ रहा होता है। ये देखते ही तुरंत उसके पास चली जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि क्लब में हाउ से मिलती है। हाउ एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमेशा से ही याओ को पसंद करता था, इसीलिए वो उस बात का फायदा उठाती है और उसके पास जाकर मिस्टर जिन के बारे में बुराई करने लगती है कि एक बूढ़ा पर्सन है जिसने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी बेटी को परेशान करे। ये सुनकर हाउ तुरंत मान जाता है। फिर जब रात में गोल्डन फिश अपनी क्लास को खत्म करके अपनी डोरमेट्री जा रही होती है तभी हाउ और उसके कुछ दोस्त इसका रास्ता रोक लेती हैं और इसे धमकाने की कोशिश करने लगती हैं। वो उसके बुक्स को फेंक देती हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पे याओ की वजह से आए हैं क्योंकि उसने और उसके डैड ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, तो उसे भी उतना ही परेशानी झेलना पड़ेगा। फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फिश बुरी तरीके से डर रही होती है और वो उन्हें रिपोर्ट करने की बात करती है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुकते हैं। जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है और उन्हें वार्न करता है, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानते हैं क्योंकि ये ज्यादा होते हैं, इसलिए वो उसके साथ फाइट करने के लिए आते हैं। तब यंग मास्टर भी पीछे नहीं हटता है और फिर वो अकेला इस सभी को अच्छी तरीके से धूल चटा देता है, जिस वजह से वो डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं।
इसके बाद यंग मास्टर गोल्डन फिश को संभालने लगता है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं क्योंकि ये रो रही थी तो इसके घर पे फिर से सोने की फलियों की उसके घर पे बारिश हुई थी, जिस वजह से डैड उसके पास कॉल करके उसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तो वो बहाना बनाती है कि वो घर को मिस कर रही थी, इसलिए वो घर वापस आना चाहती है हॉलीडे में। ऐसे अचानक घर वापस आने की बात सुनकर तो ये लोग घबरा जाते हैं। मॉम उससे पूछती है कि तुम अचानक क्यों आना चाहती हो, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी आना चाहता है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि आप क्यों नहीं पूछ लेते हो। वो तुरंत जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग फोन को कट कर देते हैं और तुरंत अपने नौकरों को पुराने घर को फिर से एडजस्ट करने के लिए कह देते हैं ताकि गोल्डन फिश को कुछ भी ना पता चले। और फिर नौकर ऐसा ही करते हैं। कुछ समय के बाद ये दोनों गांव पहुंच जाते हैं जहां पे पूरे परिवार उनका बहुत ही शांत और अच्छे तरीके से स्वागत करता है। गोल्डन फिश अपने परिवार को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर सभी एक एक करके घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जो भाई होता है वो यंग मास्टर का रास्ता रोकता है। थोड़ी भाइयों वाली ओवर एक्टिंग करके वो यंग मास्टर को थोड़ा डराने की कोशिश करता है और उसके सामने एक मोटी स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे डरा सके, लेकिन उससे वो छड़ी टूटती नहीं है। और ये देखकर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ और वो उसे फट से तोड़ देता है, जिससे भाई और बहन दोनों इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर ले जाने के बाद उन्हें तो पता ही होता है कि यंग मास्टर उनकी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उनके सामने एक बड़ी सी लिस्ट रख देती है और कहते हैं कि अगर तुम इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक करते हो तो हम अपनी बेटी को वापस अपने परिवार में ले लेंगे। तुम्हें सभी रूल्स को फॉलो करने होंगे। इतने सारे रूल्स देखने के बावजूद भी यंग मास्टर भागता नहीं है, बल्कि वो मान जाता है। ये देखकर सभी परिवार वाले घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वो अपने प्यार का कन्फेस गोल्डन फिश के सामने कर देता है, जो कि ये देखकर वो साय होने लगती है। बाद में वो थोड़े ऑकवर्ड होने लगते हैं, इसलिए वो मूवी चलाने लगते हैं और मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते टाइम अचानक से जब गोल्डन फिश की आंखों में आंसू आता है, तब ये देखकर पूरा परिवार जो कि दीवार से कान लगाकर इन पे नजर रख रहा था वो तुरंत कमरे के अंदर चला जाता है और यंग मास्टर को डांट लगाने लगता है। वो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि तुम हमारी बेटी को रुला नहीं सकते हो। तब गोल्डन फिश उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यंग मास्टर की वजह से नहीं रो रही है, वो तो मूवी देखने की वजह से रो रही है। ये सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम हाव को देखते हैं, जो कि गोल्डन फिश के बारे में पता लगाते लगाते वो उसके गांव पहुंच जाता है। और जैसे उसे पता चलता है कि वो लोग जिन फैमिली की जगह पे अपने घर बनाकर रह रहे हैं, तब उसे एक मौका मिल जाता है उन्हें परेशान करने का। वो उनके पास आता है और तमाशा क्रिएट करने लगता है, लेकिन जिन फैमिली तो उन्हें देखने के बाद भी नहीं डरती है, उल्टा उनका सामना करने के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं। ये लोग उन्हें धमका रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। हाँ बताता है कि वो यहाँ पे इस घर को तोड़ने के लिए आया है, लेकिन घर की महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। वो आराम से घर के अंदर चली जाती हैं अगले टाइम का खाना बनाने के लिए। और जो मेल पर्सन होते हैं वो उनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, उल्टा वो उनकी फिरकी लेने लगते हैं। ये देखकर हाव बताता है कि वो जिन फैमिली का बहुत ही ज्यादा खास है और उनके कहने की वजह से वो ये यहाँ पे आया है ताकि वो इस जमीन को छुड़ा सके। ये सुनकर तो पिता और भाई बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, बुलाओ उनको। अब ये लोग जब नहीं डरते हैं तब हाव उनके ऊपर हमला करने के बारे में सोचता है। ये देखकर पिता और भाई अपने गार्ड को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो उससे पहले यहाँ से हटा दिया है। फिर ये लोग जैसे हमला करने वाले होते हैं, यंग मास्टर आता है और एक ही बार में फाइट करते हुए सबको हरा देता है। हारने की वजह से हाव बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है, इसलिए वो अचानक से ही गोल्डन फिश के ऊपर हमला कर देता है, जो कि यंग मास्टर देख लेता है और सही समय पे बीच में आ जाता है और गोल्डन फिश को बचा लेता है, लेकिन उसके जगह पे वो खुद ही घायल हो जाता है। ये देखकर सभी परिवार वाले उसकी फिक्र करने लगते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन खून की कमी की वजह से वो बेहोश होता है। तभी भाई को किसी का कॉल आता है। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को बाहर लेकर जाता है, जहाँ पे उसने हाव के बारे में पता लगाया होता है कि वो और उसके पिता काफी समय से जिन फैमिली का नाम यूज करके कई जगहों पे कब्जा कर चुके हैं और वो काफी समय से ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये सुनकर तो मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उसने उनकी बेटी पे हमला किया और दूसरी तरफ वो उनके नाम को इस तरीके से यूज कर रहा था, इसलिए वो उसे बदला लेने के बारे में सोचते हैं और अपने बेटे से उसके साथ कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। उधर दूसरी तरफ जैसे ही हाव को मिस्टर जिन की रियलिटी के बारे में अपने डैड से पता चलता है, वो बुरी तरीके से डर जाता है। उसके डैड भी उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब खतरा सब पे आने वाला था। हाव समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो कचड़े के डब्बे के पास छुपा होता है। तभी यहाँ पे याव और उसके डैड, जिनकी हालत कचड़े इकट्ठा करने की हो गई होती है, वो यहाँ पे आते हैं। उन्हें देखते ही हाव उनके पास आता है। पहले याव को थप्पड़ मारता है, फिर उसके डैड को लात से मारता है और उसके बाद उसे झगड़ने लगता है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए वो उसे फोर्सफुली वहाँ से लेकर जाता है ताकि साबित कर सके कि उसने ये सारी चीजें खुद से नहीं की। इस लड़की ने उसे उकसाया ताकि वो लोग उसे माफ कर दे। याव के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं। जैसे वो होश में आता है, वो बगल में टेबल पे सो रही गोल्डन फिश को देखता है, जहाँ पे काफी सारे सोने के छोटे छोटे फलियां पड़ी होती हैं। जैसे वो उसके बारे में कुछ कहने वाला होता है, तभी यहाँ पे मोमस आती है, जो कि उन सभी फलियों को अपने पास रख लेती है और उसे कमरे से बाहर लेकर आती हैं, जहाँ बाकी मेंबर्स भी होते हैं। जैसे यंग मास्टर इसके बारे में कोई क्वेश्चन करे, उससे पहले पूरे परिवार वाले गोल्डन फिश की सच्चाई उसके सामने रख देती हैं और बता देते हैं कि उसके पास ऐसी खूबी है कि जब से वो बचपन से रोती है कि घर पे सोने की फलियों की बारिश होती है, जिसका यूज करके वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। आगे वो ये भी बता देते हैं कि उन्हें डर था कि कोई उनकी बेटी को यूज कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस सच्चाई को दुनिया से अनजान रखा। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि जिस सच्चाई को वो इतने लंबे समय से छुपा कर रख रहे थे अपनी बेटी के लिए, वो सच्चाई दुश्मनों के कानों
तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब हाओ यहाँ पे याओ के साथ माफी मांगने के लिए आ रहा था तब उसने इनकी सभी बातें सुन ली थी, जिस वजह से उनका मन लालच से भर जाता है और वो उसे किडनैप करने का डिसाइड करने लगते हैं। इधर पूरी जिन फैमिली यंग मास्टर को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि वो उसे शादी कर सकते हैं और बाद में पैमाने पे वो लोग अपनी बेटी को उसकी असली पहचान भी उसे बता देंगे। तभी यहाँ पे यंग मास्टर के डैड भी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चला था। यहाँ पे आने के बाद जब सभी एक दूसरे को देखते हैं तब सभी काफी हैरान होते हैं और तभी कमरे से गोल्डन फिश भी बाहर आ जाती है। तब जाकर इन सभी को एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से पता चलता है, जिस वजह से किसी को भी इस शादी से प्रॉब्लम नहीं होता है और सभी यंग मास्टर और गोल्डन फिश की शादी के लिए मान जाते हैं। फिर जब गोल्डन फिश कमरे में अकेली रहती है और यंग मास्टर कुछ समय के लिए बाहर जाता है, तभी ये दोनों मौका देकर कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। बाद में वो उसे फोर्स करते हैं कि वो रोए। पहले तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ये लोग उसकी रियलिटी के बारे में उसे बताते हैं तभी उसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग लगातार उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि वो रोए, लेकिन जब वो रोती है तब कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने पूरी बात सही तरीके से नहीं सुनी थी। और वैसे मिस्टर जिन ने यंग मास्टर को ये बात नहीं बताया था, जब उनकी बेटी रोती है तो उसके आंसू सोने में बदलते हैं, बल्कि जब वो रोती है तो उनके घर पे सोने की फलियों की बारिश होती है, जिस वजह से इनके हाथ तो कुछ नहीं लगता है। इनफैक्ट परिवार को इसके बारे में पता चलता है और वो तुरंत यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो दरवाजा खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता है। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है, जो कि दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो लोग गोल्डन फिश को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए। ये सुनकर गोल्डन फिश बताती है कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। इस बात से वो हैरान हो जाती है और तभी याओ भी उसे सच्चाई बता देती है कि तुम्हारा परिवार शहर का सबसे अमीर इंसान है। सच्चाई के साथ वो कुछ झूठी बातें भी ऐड कर देती है कि उसके परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अमीरी में गुजारे, वो उसे गरीबी दिखाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उससे सच्चाई छुपाई। ये सब कुछ सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उसे यूज किया है। इस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देती है और परिवार के यहाँ पे रहने की वजह से यहाँ पे फिर से सोने की फलियों की बारिश होने लगती है, जिससे इन दोनों को भी पता चल जाता है कि सच में इसके पास कोई पावर है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, लेकिन अचानक से जैसे इनका ध्यान हटता है वो तुरंत उन दोनों को धक्का देती है और अपने परिवार की तरफ भागती है। आगे से यंग मास्टर भी आता है, जो कि इन्हें पीटता है और गोल्डन फिश को बचा लेता है। ये देखकर याओ से कहती है कि तुम्हें तो अपने परिवार से नफरत थी ना। तब गोल्डन फिश उसे कहती है कि उसे पहले से ही अपने परिवार के ऊपर शक था, क्योंकि हमेशा ही जिस चीज की उसे जरूरत होती थी आसानी से वो चीज उसे मिल जाता था। भले ही उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसे सारी वो चीजें मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। इस वजह से वो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और वैसे भी अगर उसके परिवार वालों ने उसकी एबिलिटी उसे छुपा कर रखी तो इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। ऐसा कहते हुए वो अपने परिवार को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराती है। और तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाद में परिवार वाले उसे बता देते हैं कि उन्होंने उसकी एबिलिटी उससे क्यों छुपाई, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उसका फायदा उठा सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा ड्रामा करती है गुस्सा होने का, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो मान जाती है और कहती है कि बस माफी के लिए मुझे अच्छा सा डिनर करा दो। सीन कट होता है और आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है। जिसके बाद यंग मास्टर उससे शादी करने की बात करता है। ये देखकर वो उसे थोड़ा सा परेशान करते हुए शादी की बातों को टालने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड उसकी फैमिली आ जाती है और सबके सामने यंग मास्टर उसे सरप्राइज करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और इस बार वो उसे मना नहीं कर पाती है, वो उसे हाँ में ही जवाब देती है। और फाइनली इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे आप हमारे हीरोइन की जगह पे होते और आपके पास कोई अगर ऐसी पावर होती है और आपके परिवार वालों ने आपसे वो बात छुपाई होती तो आपको कैसा लगता, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलना।